नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दुबे सर आज आप लोग के लिए जेएसएससी पेपर 2 में जो चैप्टर 2 है, आज की जो टॉपिक में क्लासेस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं वो आपका रहेगा भाषा के विभिन्न रूप। इसके अंतर्गत कई भाषाओं के बारे में आपको स्टडी करना है। पहला हो गया रचनात्मक भाषा, सेकंड हो गया राष्ट्रभाषा, थर्ड हो गया राजभाषा, फोर्थ हो गया संपर्क भाषा और फिफ्थ हो गया संचार भाषा। इन सभी के बारे में आज हम सभी स्टडी करने जा रहे हैं। और प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, हमारी द्वारा जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, ये क्लासेस के बाद सभी कोई है आप लोग है जरूर जरूर मस्ट आप लोग है हिंदी की जो लाइव क्लासेस है आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप क्लियर समझ पाओ। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले यदि हमारी क्लासेस आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लीजिएगा, ये काफी अच्छे तरीके से आपके सुविधाजनक के तौर पर आपको है क्लासेस में प्रोवाइड किया हो ताकि आपको इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन मिस्टेक ना हो एग्जाम में। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लासेस हो गया भाषा के विभिन्न रूप को लेकर। तो सबसे पहला हो गया रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब है रचना करना। किसकी रचना करना? तो आपका है साहित्य एवं पत्रिकाओं की रचना करने की जो विशेषताएं होती है उसे ही रचनात्मक भाषा कहते हैं। तो प्यारे मित्रों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा रचनात्मक यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वो होता है भाषा। ये भाषा क्या होता है? संस्कृत में भाष शब्द से बोल कहा गया है और इसका अर्थ होता है बोलना। ओके, यानी भाषा का यदि विकास करना होगा तो सबसे पहले भाषा का विकास के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, और एक होता है साहित्य होता है। तो हम अभी कहा साहित्य के बारे में, जब भाषा का विकास होगा तभी किसका डेवलपमेंट होगा? साहित्य का विकास, साहित्य का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो हम सभी जानते हैं यानी भाषा को ये जितना सरल शब्दों में और इसका है व्याकरणबद्ध किया जाएगा उतना ही साहित्य भाषा ये और डेवलपमेंट विकासशील होगा। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत है क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो रचनात्मक, रचनात्मक को दो स्वरूप में बांटा गया है। सबसे पहला स्वरूप होता है जिसे हम सभी कहते हैं साहित्य, इसे हम लोग कहते हैं साहित्य हो गया। ओके, और सेकंड रूप होता है जिसे मानक रूप कहते हैं, मानक रूप हो गया। देखिएगा मैंने इस तरह से आपके सामने टॉपिक रखा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम न रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साहित्य हो गया और एक मानक रूप हो गया। साहित्य क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, यानी इसे ही मानक रूप को हम लोग कहते हैं मानक भाषा का। ये मानक भाषा हो गया। ओके, अब यहां पर हम लोग पढ़ते हैं जिस भाषा में, ध्यान रखिएगा, जिस भाषा में साहित्य की रचना, जिस भाषा में साहित्य की रचना की जाती है उसे ही मानक रूप या मानक भाषा कहते हैं। जैसे आई रिचर्ड के द्वारा कहा गया था, रचनात्मक भाषा को लैंग्वेज ऑफ इमोशन। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिचर्ड के द्वारा है रचनात्मक भाषा पर कौन सा स्टेटमेंट कहा गया? तो मैंने बताया लैंग्वेज ऑफ इमोशन कहा गया। उसी प्रकार हम सभी यहां पर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहां पर बता दूं, जैसे रचनात्मक भाषा मैंने कहा साहित्य भाषा, मानक रूप हो गया। जिस भाषा में साहित्य की रचना की जाती है या अपनाई जाती है वह क्या हो गया? मानक रूप हो गया। तो प्यारे मित्रों, रचना करना, किसकी रचना करना? साहित्य पत्र पत्रिकाओं की रचना करना ही रचनात्मक भाषा हो गया। अब हम लोग हैं, मैंने जस्ट आपसे कहा आई रिचर्ड के द्वारा लैंग्वेज ऑफ इमोशन कहा गया। अब यहां पर ध्यान रखिए, जो भाषा जितनी क्षमतावान होगी वह भाषा उतने ही भाव को अपने साथ लेकर चलेगी तथा लोग उससे उतने ही लाभान्वित होंगे। ओके, इस प्रकार हम सभी जानते हैं कि यह रचनात्मक भाषा हो गया। इसको जैसे हम लोग है डिफिनेशन है, परिभाषित के तौर पर देखा जाए, वह भाषा जिसमें साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं रची जाती है रचनात्मक भाषा कहलाती है। और यही भाषा
परिष्कृत या मानक भाषा के रूप में जानी जाती है। आमतौर पर जिस भाषा में साहित्य की रचना की जाती है उसके लिए अपनाई जाती है वह मानक रूप होता है, और रचनात्मक भाषा को लोग साहित्य भाषा भी कहते हैं। यह भाषा में एक ये परिभाषा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रचनात्मक भाषा क्या होता है। जिस भाषा में कल्पना की उड़ान की अवकाश एवं अर्थार्थ की प्रतिबिंब की जाती है उससे भी रचनात्मक भाषा कहता है। रचनात्मक जैसे आपका है कई कवियों के द्वारा है अपनी कल्पना की उड़ानों को एक साहित्य का रूप दिए, ओके, उसे ही हम लोग कहते हैं रचनात्मक भाषा के तौर पर देखा गया। यह संप्रेषण की क्षमता भाषा में होनी चाहिए, ओके, उस क्षमता के आधार पर तो ही भाषा अपनाई जाती है। तो इस तरह से हम सभी जाने रचनात्मक भाषा होता क्या है। अब हम लोग रचनात्मक भाषाओं की विशेषताओं के बारे में स्टडी करते हैं। ये रचनात्मक भाषा की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले मैं कह दूं रचनात्मक भाषा की विशेषताएं। ये हो गया क्लियर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग है, जैसे विशेषताओं का मतलब क्या होता है। रचनात्मक भाषा ये हमेशा है व्याकरण बद्ध होना चाहिए, होनी चाहिए। ओके, सेकंड हम लोग देखते हैं यहां पर, जैसे हर टॉपिक के बारे में क्लियर आपको बताते चला जाऊंगा। यथार्थ को प्रतिबिंब करता है, सेकेंड पॉइंट होगा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें रस, अलंकार, छंद ये जो शब्द हैं, ओके, ये मित्र को यानी ये शब्दों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग होता है। ओके, देखिए ये ध्यान रखिएगा रचनात्मक भाषा के विशेषताओं के अंतर्गत है, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंस फीचर्स होता है मैं वही आपको बता रहा हूं। अब इसमें रचनात्मक जो भाषा है, रचनात्मक भाषा ध्यान रखिएगा हमारे सोचे हुए, ओके, सोचे हुए भाव को जगा देती है, क्लियर। इसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं तो कई पॉइंट्स होते हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत न रहे। इसमें लक्षण और व्यंजन पर जोर देती है, लक्षण और व्यंजन पर जोर देती है, ये हम लोगों ने जाना। ओके, इसके साथ और भी कई होते हैं कि इस तरह से आप लोग को है नोट डाउन कर लेना है। अब यहां पर लेकर चलते हैं रचना, देखिएगा ये विशेषताएं हैं, मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया था। रचनात्मक भाषा व्याकरण के नियमों से बंधे हुए होते हैं, यानी व्याकरण बद्ध होते हैं, उनके नियमों से बंधे होते हैं। हिंदी भी एक रचनात्मक भाषा है जो व्याकरण को नियमों से बंधी रहकर अनुशासनात्मक परिचय देती है। ध्यान रखिएगा, यदि आपका है जैसे हम लोग बोलते हैं, ये कहा जाता है संचार भाषा। अपनी भाषा हो है उसमें हर प्रकार की भाषा मिक्सअप होता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हिंदुस्तानी में आपका हो गया हिंदी, उर्दू, कुछ इंग्लिश का टर्म का प्रयोग हम लोगों ने किया, यानी अपनी भाव दूसरे को सामने प्रकट करना। लेकिन जब साहित्यिक रूप इसका देते हैं तो हम सभी उसके ऊपर अपना है अलंकार, रस, छंद, व्याकरण के ऊपर काफी अत्यधिक फोकस करते हैं।
ताकि उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। यह भाषा का परिनिष्ठित या मानक रूप स्वीकार किया गया है, जिसे वह संतुलित एवं संतुष्ट रखने की क्षमता होती है। थर्ड पॉइंट हो गया, इस रूप में अलंकार का भी समावेश, आच्छंदन होता है, जिससे उसकी गंभीरता परिलक्षित होती है। फोर्थ पॉइंट आपका हो गया, रचनात्मक भाषा वह क्षेत्र, रचनात्मक भाषा का क्षेत्र सीमित हुआ करती है, पर जैसे जैसे उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती, उसका क्षेत्र विस्तृत होने लगता है। यही कारण कि हिंदी आज विश्व मंच पर अपनी पहचान के लिए मुहताज नहीं है और विश्व की ये तीसरी भाषा सबसे बन चुकी है। ध्यान रखिएगा, ये इसका इंपॉर्टेंट होगा विशेषताओं में। नेक्स्ट होता है, इस विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं रचनात्मक भाषा का रूप, बनावट, उसका अस्थायित्व का गुण वर्षों तक स्थिर रहता है जब उसके समर्पित समर्थक उसे स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान रखना, जब रचनात्मक भाषा को जो लोग इसको एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी ये जो साहित्यिक भाषा है ये काफी अच्छे तरीके से संजोए हुए है, तो उसी प्रकार इसका विकास होते चला जाता है। जितने लोग हैं, पहले क्या था, ये उत्तर भारत में ये फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस भाषा का विकास पूरे भारत के साथ साथ है विश्व पटल पर देखा जाए तो विश्व पटल पर ये काफी प्रसिद्ध प्राप्ति हो चुकी है। जैसे हिंदी आपका हो गया, विश्व की तीसरी बड़ी संख्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सा हो गया, हिंदी हो गया। अब है रचनात्मक भाषा में, ध्यान रखिएगा, रचनात्मक भाषा में एक मिनट, परिवर्तन की गुंजाइश जल्दी जल्दी संभव नहीं होती, क्योंकि उसकी क्षमता, दक्षता, निपुणता एवं विशिष्टता उसके विलक्षण शक्ति को स्थिर किए हुए रहती है। रचनात्मक भाषा का रूप आम बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि उसमें साज सज्जा के भी गुण आ जाते हैं, जैसे उसमें आकर्षक के भी बू आने लगती है। यानी हम अपनी साहित्यिक भाषा को प्रकट करने के लिए कुछ काल्पनिक उड़ानों को इसमें समावहित कर देते हैं, जिससे और भी हमारा इस भाषा में सौंदर्यपूर्ण दिखाई दे। ओके, यही आपकी हमारी रचनात्मक भाषा की विशेषताएं हो गया। ध्यान, इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा रचनात्मक भाषा क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं, आज का सेकंड टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रभाषा। ध्यान, राष्ट्रभाषा का, जैसे हम लोगों ने कहा ये राष्ट्रभाषा क्या होता है। देखिए, राष्ट्र दो शब्द आता है। राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र कोई एरिया नहीं होता है, बल्कि भावनात्मक, ये इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र यानी हमारा, हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारी विभिन्नताओं में एकता की बातें करने वाला जो भाषा का प्रयोग किया गया उसे हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ, ध्यान रखिएगा, शाब्दिक अर्थ होता है यानी समस्त राष्ट्र के द्वारा, समस्त राष्ट्र के द्वारा प्रयुक्त भाषा, प्रयुक्त भाषा ही राष्ट्रभाषा होता है। यानी पूरे भारतवर्ष में, जैसे हिंदी की बातें करते हैं, पूरे भारतवर्ष में इसको मान्यता दिया गया है, तो वही हमारी राष्ट्रभाषा हो गया। ये जो शब्द होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि ये संविधान के द्वारा, ये संवैधानिक भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह संवैधानिक भाषा नहीं है, नहीं है। ओके, अब बोलोगे ये तो सर संवैधानिक भाषा है। ओके, यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक एवं, ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग है संवैधानिक भाषा, यह है व्यवहारिक भाषा है, व्यवहारिक भाषा हो गया। ओके, अब हम लोग जैसे आपका है, कहा जा सकता है रचनात्मक, यानी स्वतंत्रता के दौर में, ये स्वतंत्रता के दौरान में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होगी, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता थी। और यहां पर क्या किया गया कि जैसे 1900 से लेकर 1947 तक है, हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया कि जब तक हमारी सभी की लैंग्वेज, भाषा एक नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि हम सभी एक हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस बात पर फोकस किया गया। और मैंने कहा यानी व्यवहारिकता शब्द ये प्रदान किया गया। ये व्यवहारिकता शब्द होता क्या है?
ओके, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने की काम करती है। राष्ट्रभाषा जो हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक के आधार पर देश को जोड़ने का काम करते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच में भावना एकता स्थापित करती है और सारे देश की संपर्क भाषा क्या होती है, तो वो राष्ट्रभाषा होती है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट आता है। जैसे राष्ट्रभाषा पूरा इस समस्त राष्ट्र के बीच में एक प्रयुक्त शब्द प्रयोग हो गया। स्वतंत्रता के समय जिस भाषा का लोगों ने आजादी के लिए जिस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया वो होता है हिंदी, जो 1900 से लेकर है 1947 के बीच में लिखी गई। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक हो गए, उनके द्वारा है कई पुस्तकें जो लिखी गई, वो होता है सभी भाषाओं को एक, सभी भारत के लोग को एकजुटता लाने के लिए। हम ये भी जानेंगे किन किन व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया। ओके, ये पूर्ति हिंदी ने की। जैसे हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। प्रयोगात्मक व्यवहारिक जनमान्य प्राप्त भाषा है। यह शब्द सामाजिक संस्कृति स्तर पर देश की जोड़ने का काम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच में भावनात्मक एकता स्थापित करती है। और हम लोग है नेक्स्ट, भाषा के आलोक में राष्ट्रीय स्तर पर तीन बातें सामने आती है। एक राष्ट्रभाषा हो गया, एक राजभाषा हो गया और दूसरा संपर्क भाषा हो गया। राष्ट्रभाषा के उत्तर राष्ट्रभाषा के बारे में कौन कौन से विचारकों के द्वारा किस तरह से स्टेटमेंट कथन दिया गया है, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या कथन दिया गया है, धर्म समाज सुधारकों के द्वारा क्या इस पर बोला गया है और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्या इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया गया। तो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया है राष्ट्रभाषा के साथ जनता की भावनात्मक लगाव होता है, क्योंकि उससे उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं आपस में जुड़ी हुई होती है। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के द्वारा है सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का रूप स्थापित करने का काम एक ही करती है, वो होता है हमारी राष्ट्रभाषा होता है। तो उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर में तो प्रचलित है, धीरे धीरे दक्षिण में भी कई संतों के द्वारा है हिंदी भाषा का काफी अत्यधिक है वहां पर है प्रचार प्रसार किया गया और कहा गया है यदि हम सभी को एक होना होगा तो हमारी भाषा एक होनी चाहिए। तो प्यारे मित्रों, अहिंद राज्य में जैसे साउथ इंडिया के बारे में बातें करते हैं तो भक्त कुछ कवियों के द्वारा संतों के द्वारा इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया गया। असम हो गए शंकर देव, असम में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले कौन से सख्त कवि हो गए, शंकर देव। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर नामदेव हो गए। गुजरात में नरसिंह मेहता हो गए। बंगाल में चैतन्य के द्वारा हो गया। और विलियम केरी ने लिखा है कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा हो गया। ओके, इस प्रकार हम लोग जो है ना समाज सुधारकों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है, सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्व को भापा और हिंदी की हिमायती की। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा है, राजा राम मोहन राय ध्यान रखिएगा एक ऐसे है जो पूरे विश्व में इनको मान्यता प्रदान किया गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी है। इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। यानी हमारे देश में यदि एकता चाहिए, यदि अंग्रेजों के खिलाफ हमें विद्रोह करना होगा तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी जगह प्रॉब्लम सेम होता है, तो हम लोग को आपस में सबसे पहला एक लैंग्वेज को लाना होगा, वो लैंग्वेज रहेगा हिंदी। केशव चंद्र के द्वारा कहा गया भारत एक कैसे हो, ध्यान की इन्होंने क्वेश्चन किया भारत किस प्रकार एक होना चाहिए, तो इसमें उन्होंने लिखा उपाय है सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए और देश को एकता को मजबूत करने के लिए अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा जाना चाहिए और हिंदी के द्वारा सारे देश को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एराइज होता है आपके एग्जाम में कि राष्ट्रभाषा को किन कौन व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया। ओके, और अरविंद घोष में हम लोग पढ़ते हैं, अरविंद घोष ने भी सलाह दी अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करना चाहिए। यानी भारत के सभी निवासियों को अपनी जो मदर टंग है उसको तो महत्व देना ही है, उसके साथ हम लोग है पूरे विश्व में जब संचार का माध्यम हो तो आपका एक ही भाषा होना चाहिए, वो होता है हिंदी भाषा। ओके, इस प्रकार आप लोगों ने जाना
कि किन किन कथनों के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस के नेताओं का योगदान क्या रहा है। तिलक ने भारतीयों से आग्रह किया कि हिंदी सीखे। ध्यान के, ये किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा आग्रह किया गया, आप सभी कौन सी भाषा सीखे? हिंदी सीखे। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र को गूंगा कहा। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रभाषा के लिए एक लक्ष्य में भारत सरकार या शर्तें होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा गलत आ गया है। अब यहां अमलजारों राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए वो भाषा सरल होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? वह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक राजनीतिक व्यवहार होने चाहिए। राष्ट्र के लिए वो भाषा आसान होना चाहिए। ओके, और उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक अल्प अस्थायी स्थिति पर जोर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा किसके द्वारा है राष्ट्रभाषा की बातें की गई है। ओके, हम सभी यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, तो अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन हमें आशा है कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा।